हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करने वाले हैं हम नेक्स्ट पार्ट, पॉलिटिक्स रिलेटेड करंट अफेयर्स, पार्ट नंबर 5। तो इससे पहले 1 to 4 पार्ट्स हम देख चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ये पार्ट नंबर 5, ये आखिरी पार्ट होगा पॉलिटी सीरीज का, और इसके साथ हम जनवरी 2021 तक के करंट अफेयर्स कंप्लीट कर चुके होंगे पॉलिटी से रिलेटेड। ठीक है, इससे पहले हेल्थ से रिलेटेड करंट अफेयर्स हम 2021 जनवरी तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो पॉलिटी के पार्ट आएंगे वो जनवरी के बाद वाले करंट अफेयर्स होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 5 का फर्स्ट करंट अफेयर्स। यहाँ पर एक्चुअली ये प्रशांत भूषण का आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला इशू पता होगा, उस वजह से ये न्यूज़ में रहता है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या पावर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, या हाई कोर्ट का क्या पावर है। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 129 एंड आर्टिकल 250। आर्टिकल 129 में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होगा टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है पनिश करने का इससे रिलेटेड। उसी तरीके से हाई कोर्ट के पास भी पावर है, जो आर्टिकल 215 के अंडर में कहा गया है। तो ये कुछ रिलेटेड आर्टिकल हो गए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो दैट मीन्स जो आपको आर्टिकल 19 के अंडर में जो फ्रीडम मिली हुई है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, उसके ऊपर आप एक रिस्ट्रिक्शन की तरह ये मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के अंडर में कहा गया कि दो तरीके के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होंगे, एक होगा सिविल और दूसरा होगा क्रिमिनल। तो सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट, सिविल कंटेम्प्ट किस तरीके का होगा, जब आप सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को, उसकी डिक्री को या फिर उसके जजमेंट को आप मानने से इनकार कर देते हैं, और कैसे, विलफुल डिसोबीडियंस, यानी कि जानबूझकर आप मानने से इनकार करते हैं, तो उस केस में जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा वो सिविल कैरेक्टर का होगा। और दूसरा केस, जब कोई भी मटेरियल आप पब्लिश करते हैं जो जिससे क्या हो सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है उसकी जो प्रेस्टीज है उसको अच्छा नहीं लगता। ठीक है, या फिर उसकी जो जजमेंट है या कुछ भी ऐसी चीज जिससे उसकी अथॉरिटी लो होती है। ठीक है, तो ऐसे भी कोई कंटेंट अगर आप पब्लिश करते हैं तो वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कैटेगरी में आता है। अगर हम इसके पीछे कुछ सजा की बात करें, पनिशमेंट की बात करें, तो यहाँ पर सिंपल 6 मंथ की सजा है, और साथ साथ 2,000 रुपए का जुर्माना भी है। इनमें से दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका जो क्रिटिसिज्म होना चाहिए वो मेरिट्स के बेसिस पर होना चाहिए। एंड आपकी रिकॉर्डिंग, जो आप जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की जो रिपोर्टिंग करते हैं वो फेयर एंड एक्यूरेट होनी चाहिए, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पर आपका क्रिटिसिज्म होना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं तो आप कुछ भी बोल देंगे उसको। ठीक है, तो ये एक तरीके से इट इज नॉट करंट अफेयर्स रिलेटेड टू स्टैटिक पार्ट, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फेलिसिटेशन एक्ट 2020। ठीक है, तो यहाँ पर यह कहा गया कि एपीएमसी मार्केट से बाहर भी यहाँ पर मंडीज को, यानी कि जो मार्केट है उसको बनाया जा सकता है। साथ ही साथ जो इंटर स्टेट ट्रेड में जो बैरियर्स आते हैं उसको भी रिमूव करने की यहाँ पर बात की गई। ठीक है, तो किस तरीके से बैरियर रिमूव कर सकते हैं, तो यहाँ पर यह कहा गया, इस एक्ट में यह कहा गया कि अब स्टेट किसी तरीके का मार्केट फी या फिर शेस या फिर किसी तरीके की लेवी फार्मर्स पर नहीं लगा सकते, ना ही ट्रेडर्स पर, और ना ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जहां पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोड्यूस की ट्रेडिंग होती है। तो ऐसे सब मामले जो है यहाँ पर अब सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी नहीं है किसी तरीके की ड्यूटी, टैक्स या सेस लगाने की। ठीक है, तो ये आपको इस एक्ट में 2020 एक्ट में कहा गया। केवी कावत कमेटी, ये आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। कोविड-19 के समय बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो लोन पे नहीं कर पा रही थी, या फिर उनके जो इंटरेस्ट है वो पे नहीं कर पा रही थी, तो इस वजह से जो एसेट था वो स्ट्रेस एसेट्स में कन्वर्ट हो रहा था। आपको पता है, अपनी इकोनॉमी में भी हमने डिस्कस किया हुआ है, जो इकोनॉमी के पहले करंट अफेयर्स आ चुके हैं हमारे यहाँ, इसमें भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि कई कैटेगरीज होती हैं। एक स्पेशल मेंशन अकाउंट की 3 कैटेगरीज होती है। ठीक है, उसके बाद एनपीए बनता है। तो इस समय कुछ एसेट्स जो थे वो स्ट्रेस्ड एसेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए थे, तो किस तरीके से इनका रिजोल्यूशन किया जाना चाहिए, ये रिकमेंडेशन के लिए केवी कामत कमेटी आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। जय जेटली टास्क फोर्स, ये बनाया जाता है वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। इसका काम क्या था, कुछ स्पेसिफिक मामले जैसे कि इन्फेंट मोर्टालिटी, मेटर्नल मोर्टालिटी, टोटल फर्टिलिटी रेट, सेक्स रेशियो एट बर्थ, सेक्स चाइल्ड सेक्स रेशियो एंड अदर रिलेटेड इशू इंक्लूडिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो ये जो मामले हैं इनको, इनके इश्यूज को एग्जामिन करने के लिए यहाँ पर वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने जया जेटली टास्क फोर्स को बनाया। ठीक है, तो याद रखना ये। आसिफ गुवाहाटी एक्सपर्ट कमेटी,
ये बनाया गया है अगेन जो हायर एजुकेशन, आपको पता है कि जो कॉलेज स्कूल सारी जो थी कोविड के समय बंद थी, लेकिन ये पर्टिकुलर कमेटी जो होगा वो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है कि कोविड के समय जो हायर एजुकेशन में भी क्लासेस वगैरह एग्जाम्स वगैरह पोस्टपोन कर दिए गए थे, तो उनका किस तरीके से लर्निंग प्रोसेस और सारा काम होना चाहिए, एकेडमिक ईयर किस तरीके से डिसाइड होना चाहिए, इसको रिकमेंड करने के लिए किसी कोहाद एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। ठीक है, ये मेनली रिलेटेड है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है, मान लीजिए ये एक कंपनी है, ठीक है, और ये एक फार्मर है, ठीक। अब क्या होगा कि इस कंपनी का फार्मर के साथ एक एग्रीमेंट होगा, जैसे कि मान लीजिए अभी टाइम चल रहा है, अभी रबी का टाइम स्टार्ट होने वाला है, तो राइस कल्टीवेशन होगा, ठीक। तो ये कॉर्पोरेट क्या करेगा, ये कंपनी क्या करेगी कि इस फार्मर के साथ पहले ही एक प्राइस पर डील कर लेगी कि आपका जो प्रोड्यूस होगा राइस, हम उसको इतने प्राइस पर खरीद लेंगे, ठीक है। तो पहले ये पूरा डिसीजन होगा, तो इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट करना, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठीक है। तो इसके अपने फायदे हैं, इसके अपने नुकसान हैं, ठीक है। तो खास करके हमें उधर नहीं जाना है, मेनली हमें ये समझना है कि इस एक्ट के तहत में क्या कहा गया। तो इस एक्ट के तहत में मेनली आप देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है उसको करने के बाद की गई है। मेनली पर्पस ये था कि जो फार्मर्स हैं उनके इनकम को इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर पोजीशन देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अगर कोई डिस्प्यूट होता है इस कंपनी और फार्मर के बीच में, तब फार्मर कहा जा सकता है। इसके लिए एक बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन बनाया गया, ये पहला लेवल होगा जहाँ पर ये फार्मर जाएगा अपने इश्यूज को लेके। अगर यहाँ पर 30 डेज के अंदर में, ठीक है, यहाँ पर 30 दिन के अंदर में अगर इसके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं मिलता है, तो फिर ये जा सकता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास, यानी कि जो एसडीओ होते हैं आपके शहर में, डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर ही जाएगा। तो 2 लेवल यहाँ पर ग्रीवेंस रिड्यूशन मैकेनिज्म या लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, ठीक है। अब ये जो एक्ट है इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी 2019 में, जिसको श्री एन जेती श्रीनिवास कमेटी कहते हैं। उन्होंने क्या किया कि कुछ रिकमेंडेशन दिए, ठीक, और उन रिकमेंडेशंस के बेसिस पर कंपनीज एक्ट में कुछ अमेंडमेंट किया जाता है, ठीक है। मेनली अमेंडमेंट क्या था, अमेंडमेंट ये था कि कोविड के समय में कुछ कंपनियां जो अपना कर्ज नहीं चुका पा रही हैं, या फिर कोई वजह से उन्हें इश्यू होती है, या फिर कोई एनसीएलटी का ऑर्डर है उसके साथ कंप्लाई नहीं कर पा रही है, उसको नहीं मान पा रही है, तो बेशक यहाँ पर क्या है कि उनको कुछ छूट दी जाए। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि एनसीएलटी का डिसीजन उन्होंने फॉलो नहीं किया तो उनके लिए कुछ पनिशमेंट लगा दे, कुछ पेनल्टीज वगैरह लगा दे, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं था। इसको रिलीफ दिया गया इन कंपनियों को कि अगर वो कंप्लाई नहीं कर पा रही है फिर भी उन पर किसी भी तरीके का पेनल्टी या कोई पनिशमेंट उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से रिलीफ पैकेज था कोविड-19 के समय जो इंडस्ट्रीज को दिया गया। नेक्स्ट, नेशनल मेडिकल कमीशन, तो ये 2019 से ही काफ़ी 2019 में थोड़ा सा विवाद में रहा है, प्रोटेस्ट भी आपको देखने को मिला है डॉक्टर कम्युनिटी की तरफ से, ठीक है। तो नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 ये सबसे पहला काम क्या करेगा कि जो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 2015 है उसको रिप्लेस कर देगा, और इस एक्ट के तहत जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमसीआई बनी थी उसको भी ये रिप्लेस कर देगा। और अब इसकी जगह पे क्या बनेगा, इसकी जगह पर एक नई बॉडी बनेगी, नेशनल मेडिकल कमीशन, ठीक है। तो ये बना नेशनल मेडिकल कमीशन। और इसके साथ ये भी कहा गया कि जितने भी स्टेट्स हैं इन हर स्टेट्स में एक स्टेट मेडिकल काउंसिल भी बनाया जाएगा। कब तक, विद इन 3 years आफ्टर पासिंग दिस एक्ट, यानी 2019 में अगर एक्ट पास होता है तो इसके 3 साल के अंदर हर स्टेट में एक स्टेट मेडिकल काउंसिल भी बनाया जाएगा, और ये नेशनल मेडिकल काउंसिल होगा जो कि नेशनल लेवल पर होगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया कि नेशनल मेडिकल काउंसिल के अंडर में एक बोर्ड भी बनाया जाएगा जो सुपरवाइज करने का काम करेगा। तो ये कुछ बॉडीज की बातें होगी, ठीक है। यहाँ पर यह भी कहा गया कि ये जो नेशनल मेडिकल काउंसिल होगा ये क्या करेगा कि लाइसेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। किसको लाइसेंस, जिनको प्रैक्टिस करना है डॉक्टर्स, उनको लाइसेंस भी ये प्रोवाइड करने का काम करेगा। इसके अलावा अब यहाँ पे ये भी इस एक्ट में कहा गया कि एक एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होगा फॉर एडमिशन टू यूजी एंड पीजी प्रोग्राम्स, ठीक है। यानी कि एमबीबीएस में आपको एडमिशन लेना है तो दिस इज यूजी, अगर आप उसके पीजी जैसे कि एमडी वगैरह में एडमिशन लेना है तो दिस इज पीजी। तो दोनों में एडमिशन लेने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम कन्वर्ट यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा इसके अंडर में, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी कहा गया कि एक नेशनल एग्जिट टेस्ट होगा। अब इसका 2 काम है, नेशनल एग्जिट टेस्ट, इसका पर्पस 2 है। अगर आपको पीजी में एडमिशन लेना हो तो आपको पता है कि एग्जाम होता है, तो इसका जो स्कोर होगा इस टेस्ट में जो स्कोर होगा वही स्कोर आपको पीजी में एडमिशन के लिए काम आएगा, ठीक है। या फिर दूसरा चीज, इसी स्कोर के बेसिस पर आपको लाइसेंस भी मिलेगा कि अगर आप पीजी नहीं करना चाहते हैं तो एमबीबीएस के बाद आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है।
तो जो नेशनल एग्जिट टेस्ट होगा, इसको दो पर्पस, अगर आपको पढ़ाई पीजी में कंटिन्यू रखनी है तो इसका स्कोर कार्ड पीजी में एडमिशन लेने के लिए वैलिड, अगर आपको पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करनी है, प्रैक्टिस करना है, तो एमबीबीएस के बाद भी इस एग्जाम के स्कोर के बेसिस पर आपको लाइसेंस मिलेगा, जिसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें होगी। साथ ही साथ इसमें कुछ प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज होते हैं उनके रेगुलेशंस की भी बात की गई है। पहले क्या होता था, जो प्राइवेट कॉलेज होते थे उनमें 85% जो सीट्स होता था उसको स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती थी, और बाकी का जो 15% हुआ करता था वो प्राइवेट या मैनेजमेंट कोटा के अंदर में आता था। अब इसमें कह दिया गया, नया जो ये एक्ट आया इसमें कहा गया कि 50% अब जो सीट्स होंगे इनको रेगुलेट किया जाएगा, और बाकी के 50% जो होंगे वो मैनेजमेंट कोटा के अंदर में आएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे जो इस एक्ट के तहत में आते हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, इसके अंडर में कोविड-19 के समय लॉकडाउन वगैरह लगाए गए। ठीक है, तो इसमें ये देखिएगा कि वैसे ये 1897 में आया, यानी कि ब्रिटिश टाइम पर ही आया हुआ है। उस समय जब बॉम्बे में बुबोनिक प्लेग फैला हुआ था 1890 में, तब इस एक्ट को लाया जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, बस आपको इतना ही याद रखना है कि कोविड-19 के समय इसके अंडर ही स्टेट्स ने अपने यहाँ लॉकडाउन को लगाया। अगर आप इनके इश्यूज को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर आप पर पेनल्टी या पनिशमेंट भी हो सकता है। दैट इज इनफ फॉर इट। नेक्स्ट देखते हैं, हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी। दिस इज हेल्थ डेटा मैनेजमेंट, दिस कीवर्ड, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड जो डेटा होंगे उसके मैनेजमेंट की यहाँ पर बात की जाएगी। तो हेल्थ रिलेटेड डेटा कौन से हो सकते हैं, पेशेंट का नाम हो सकता है, पेशेंट को कौन सी बीमारी है, कहाँ उसका एड्रेस क्या है, कौन सा हॉस्पिटल में एडमिट है या उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, कैसी कैसी दवाइयाँ चल रही है, कौन से टेस्ट हो रहे हैं, उनका रिजल्ट क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ क्या होंगे, हेल्थ रिलेटेड डेटा है जिनके मैनेजमेंट का काम किया जाएगा, यानी कि मैनेजमेंट लाइक उनके प्राइवेसी प्रोटेक्शन का यहाँ पर काम होगा कि वो डेटा कहीं लीक ना हो पाए। ठीक है, तो ये जो प्राइवेसी प्रोटेक्शन या मैनेजमेंट का काम होगा ये कौन करेगा, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ये काम करेगी। इस अथॉरिटी का काम और भी है, क्या है, आयुष्मान भारत, ये जो प्रोग्राम है इसको इंप्लीमेंट करने का काम, साथ ही साथ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। अब डिजिटल हेल्थ मिशन का मतलब कि जितने डेटा हैं उनको डिजिटाइज करने का, एक पोर्टल पर रखने का काम, और इन दोनों प्रोजेक्ट यानी कि आयुष्मान भारत और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन दोनों को इंप्लीमेंट करने का काम नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का है। ठीक है, राइट्स ऑफ डॉटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पर पेपर 1 में भी आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, इथिक्स में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको प्रीलिम्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक एक्ट पहले हुआ करता था, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इसके तहत में कुछ डॉक्टर्स जो डॉक्टर्स हुआ करती हैं उनको कुछ राइट्स मिले हुए थे, खास करके प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ठीक है, इसका अमेंडमेंट किया गया 2005 में, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रोविजन लाया गया प्रॉपर्टी को कैसे इनहेरिट किया जाएगा, और यहाँ पर कहा गया कि जो डॉटर्स होंगी, लड़कियां मतलब बेटियां होंगी, उनको भी इक्वल राइट्स मिलेंगे बॉयज के जैसे। और ये एक्ट इफेक्ट होता है 9 सितंबर 2005 से। मामला सुप्रीम कोर्ट में था, अगर आप न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर दो क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के पास थे। पहला क्वेश्चन ये था कि क्या जिन लड़कियों का जन्म नवंबर सितंबर 2005 यानी कि इस एक्ट के लागू होने के बाद हुआ है, क्या केवल ये उन्हीं लड़कियों पर अप्लाई होगा, यानी कि क्या उन्हीं लड़कियों को ये अधिकार मिलेगा, या फिर उससे पहले की जो जन लड़कियां ली हुई हैं उनको भी मिलेगा, ये क्वेश्चन था। दूसरी चीज इसमें यह था कि अगर उनके पेरेंट्स यानी कि खास करके फादर, अगर फादर अलाइव है तो ही मिलेगा, या फिर वो मतलब उनका मतलब कि वो उनका डेथ हो गया या फिर वो अभी जिंदा हो, तो क्या दोनों केसेस में मिलेगा, या फिर जब डेथ हो गई है तो उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दो कन्फ्यूजन थे यहाँ पे। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल एकदम सीधा और सिंपल सा और काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लड़कियां भी जो होती हैं वो ज्वाइंट लीगल हेयर होती है लाइक बॉयज। ठीक है, तो जितना अधिकार बॉयज का होता है अपने फादर की प्रॉपर्टी पर, उतना ही अधिकार लड़कियों का भी होगा। ठीक है, तो भले ही उनका जन्म इस एक्ट के लागू होने से पहले हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, भले उसके पेरेंट्स जिंदा हो या फिर उसकी डेथ हो चुकी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे केसेस में जितना अधिकार लड़के का है उतना बराबर का अधिकार लड़कियों का भी होगा। ठीक है, सीधी सी बात यहाँ पर थी। और ये किन पर लागू होगा, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली प्रॉपर्टी होती है, यानी कि अंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टीज होती है जो फादर ने कर दी, या फिर जो उनके पूर्वज थे उनकी जो प्रॉपर्टी होगी उस पर होगा, किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर नहीं होगा। मान लीजिए कोई लड़की, उसके किसी ब्रदर ने कोई अपनी प्रॉपर्टी खरीद ली भाई ने, तो उस पर उसका अधिकार नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉट एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, फोर्स मेजोरी क्लॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, ये आपको याद रखना। सीधा यहाँ से स्टेटमेंट आ सकता है कि रिसेंटली बीइंग इन न्यूज फोर्स मेजोरी क्लॉज क्या होता है। ठीक है, तो ये ऐसे क्लॉज होते हैं या सर्कमस्टेंसेस या सिचुएशन होते हैं जिनमें एक्ट ऑफ गॉड को डिस्क्राइब किया जाता है, ऐसे इवेंट जो एक्ट ऑफ गॉड की वजह से होते हैं।
जैसे नेचुरल कैलेमिटीज, वोल्केनो, अर्थक्वेक, ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, तो ये न्यूज़ में रहा क्योंकि कोविड-19 को भी कहा गया कि इट इज़ ऑल्सो अप्लाइज टू द फोर्स मजेure क्लाउज। ठीक है, क्योंकि ये भी एक्ट ऑफ गॉड की तरह ही है। खैर हम पॉलिटिक्स चीज़ों में नहीं जाएंगे कि चाइना ने क्या किया, उसने जानबूझ के किया, क्या बनाया क्या नहीं बनाया, दिस इज द अनदर थिंग। बट वी शुड नो कि व्हाट इज फोर्स मजेure क्लाउज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लाउज है, आपको याद रखना है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1986 अंडर आर्टिकल ऑफ अंडर एक्ट ऑफ 1985। एक्ट क्या था? नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। ये इंपॉर्टेंट पहला चीज आपको याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये कि होम अफेयर्स के ये अंडर में आता है। बाकी नारकोटिक्स कंट्रोल है तो यानी कि ड्रग्स रिलेटेड कंट्रोल करने का काम करेगा, तो ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट हो गया। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये क्या करेगा? जो नॉन गजेटेड पोस्ट होते हैं यानी कि गवर्नमेंट जॉब में जो नॉन गजेटेड पोस्ट और खास करके नॉन टेक्निकल पोस्ट, ग्रुप बी और ग्रुप सी वाले, इनके लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑर्गेनाइज करने के काम करेगा। ठीक है, अब ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी उसको एक सोसाइटी के तौर पर अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1890 के तहत इसको रजिस्टर किया जाएगा। ठीक है, जिसके चेयरमैन जो होंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी होंगे। साथ में याद रखना है कि ये जो एग्जाम होगा ये साल में 2 बार 12 लैंग्वेज में ऑर्गेनाइज किया जाएगा और इसका स्कोर जो होगा वो स्कोर कार्ड 3 साल तक वैलिड होगा। तो ये इसमें सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो 1988 में अंडर डीएसटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में इसको बनाया जाता है। मेनली इंडिया के लिए एक टेक्नोलॉजी विजन तैयार करने की बात की गई है कि अगले 5 साल में या 10 साल में हमें क्या करना है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए। ठीक है, ये न्यूज़ में इसलिए रहता है, फिलहाल इसने अपना रिपोर्ट दिया और बताया कि इंडिया में जो केमिकल इंडस्ट्री है वो बहुत ही अपने लो लेवल पे काम करती है। बिकॉज यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे रॉ मटेरियल्स जो हैं वो हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं चाइना से, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। यहाँ पर खास करके हमने देखा भी था इससे पीछे वाले पार्ट में पॉलिटी में ही एपीआई की हमने चर्चा की थी, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। इसके भी रॉ मटेरियल्स बहुत सारे हमें चाइना से ही इंपोर्ट करना पड़ते हैं, जैसे क्लोरोक्वीन हो गया या हाइड्रोक्सोक्लोरोक्वीन हो गया, इन सबको हमें मैक्सिमम मोर देन 80% हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए यानी कि ट्रांसजेंडर पर्सन के डेवलपमेंट के लिए काम करने वाला है। दिस इज द फंक्शन। अब चाहे कोई भी काम हो, जैसे गवर्नमेंट को एडवाइस देना है इन मामलों पर, या फिर इनके लिए जो पॉलिसी बनाई है उनको मॉनिटर करने का काम, इनके कोई इश्यूज हो गए उनको उनके ग्रीवेंसेस को सॉल्व करने का काम। ठीक है, तो ये जनरल स्टेटमेंट्स याद रखने वाली चीज। कौन से एक्ट के तहत में इसको बनाया गया? तो इसको बनाया गया आपको ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। चेयरपर्सन कौन होंगे? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और जब इस मिनिस्ट्री के चेयरमैन है तो इसका मतलब इस मिनिस्ट्री ने ही इस काउंसिल को बनाया भी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए इसको इस एक्ट के तहत बनाया गया है, तो जब कोई भी बॉडी एक्ट के अंडर में बनाई जाती है तो वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो हर साल न्यूज में रहता है। ये एक स्कीम या फिर प्रोजेक्ट कह लें जिसको इंप्लीमेंट करता है, जिसका नाम है सीसीटीएनएस यानी कि क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। मेनली एक तरीके का ये एक डेटाबेस है जिसमें क्राइम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होते हैं, जैसे किसने क्राइम किया, एक्यूज का नाम, उसका एड्रेस, कौन सा क्राइम किया, कौन से कोर्ट में उसका ट्रायल चल रहा है, ट्रायल अगर हो गया है तो कितना पनिशमेंट मिला हुआ है, कौन से जेल में रखा हुआ है, ये सारी चीज़ें इस इंफॉर्मेशन में आपको मिलेंगी। तो इसका फंक्शन वही है कि ये डेटा को क्या करता है, डिफरेंट जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, पुलिस हो गया या डिफरेंट स्टेट्स के और भी सारी चीज़ें हो गई, उनके साथ डेटा शेयर करने का काम करता है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। इसके साथ ये फिंगरप्रिंट्स के भी रिकॉर्ड रखता है, जो कन्विक्टेड पर्सन है उनके फिंगरप्रिंट का रिकॉर्ड भी रखने का ये काम करता है। तो कुछ इसके फंक्शंस हो गए। हेडक्वार्टर की बात करें दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ और फैक्ट्स जैसे कि इसने पहला अपना जो पब्लिकेशन लाया क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, जो पहला रिपोर्ट था 1953 में पब्लिश किया, अभी लेटेस्ट 2019 में है। और भी रिपोर्ट्स ही पब्लिश करता है जैसे एक्सीडेंटल डेथ एंड सोसाइटी इन इंडिया, प्रेजेंट स्टेटस इंडिया, फिंगरप्रिंट्स इन इंडिया, रिपोर्ट्स ऑन मिसिंग वीमेन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया। ये सब चार चीज़ें तो याद रख सकते हैं, लेकिन 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि होम अफेयर्स के अंडर में आता है और सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने का ये काम करता है। ये दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड। आपको पता है कि पहले इसके अंडर में जो नोटिफाइड डिजास्टर होते हैं, यानी कि इस एक्ट के तहत में जिस डिजास्टर का नाम लिखा गया है वो नोटिफाइड डिजास्टर हो गया। तो उसके अगर कोई इस तरीके का डिजास्टर आता है तो 35% यहाँ पर स्टेट के पास अथॉरिटी होती है कि उस फंड का 35% खर्च कर सकते हैं। लेकिन कोविड-19 एक ऐसा डिजास्टर था जो इस लिस्ट में शामिल नहीं था,
तो फिर स्टेट गवर्नमेंट पैसा खर्च नहीं कर सकते इसके लिए। तो यहाँ पर होम मिनिस्ट्री ने क्या किया कि कोविड-19 को भी नोटिफाइड डिजास्टर के लिस्ट में शामिल कर दिया। तो फिर यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से पैसे यहाँ पर लगा सकती है। दूसरा चीज़ ये किया गया कि पहले जो थ्रेशोल्ड 35% का हुआ करता था उसको बढ़ा के 50% कर दिया गया, यानी कि 50% पैसा यहाँ से आप कोविड-19 के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन इन यूनियन टेरिटरी। अब जम्मू एंड कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर इशू किया है। किसके द्वारा? जो यूनियन टेरिटरीज के मामले होते हैं उसको देखता है होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कुछ गाइडलाइंस क्या कहा? पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, ऑल इंडिया सर्विसेज, एंटी करप्शन, ये ऐसे मामले हैं जो एलजी के अंडर में आएंगे, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर में आएंगे एक्सक्लूसिव। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई अधिकार नहीं होगा इन 4 मामलों में। जैसे दिल्ली में 3 मामले हैं, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में ये 4 मामले होंगे। ठीक है। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि अगर कोई मैटर माइनॉरिटी से रिलेटेड है, एससी, एसटी या अदर बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड है, तो वो मामला क्या होगा? पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर के बाद वो पहुंचेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास, और उसके बाद यहाँ पर चीफ मिनिस्टर जो होंगे वो अपना डिसीजन लेंगे। ठीक है। लेकिन इनके डिसीजन में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ये दोनों अलग अलग डिसीजन नहीं दे सकते। ठीक है। अगर एलजी ने कुछ और डिसीजन दे दिया, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ने कुछ और डिसीजन दे दिया, ऐसा नहीं हो सकता। अगर इन दोनों के बीच में कोई मतभेद होता है, डिसीजन सेम नहीं होता है, तो ये 30 दिनों के अंदर इसको सॉल्व करना चाहिए। अगर 30 दिनों के अंदर इनके डिसीजन रिजॉल्व नहीं होते हैं, तो फिर एलजी का जो डिसीजन होगा उसको ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन मान लिया जाएगा। यानी कुल मिला के बाद ये है कि कोई मतलब नहीं है चीफ मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर का वहाँ। चलिए, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट नाम है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, यानी कि फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ठीक है, इनसे रिलेटेड जो मामले होंगे उनको मॉनिटर करने का काम ये यूनिट करेगा। ठीक है। आपने कहाँ पर पैसा भेजा, किसको भेजा, कितना भेजा, कहीं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज तो नहीं हो रहा है, कहीं टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए तो यूज नहीं हो रहा है, तो ये सारा मॉनिटर करने का काम ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया करता है। इसको ये पावर दिया गया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत में। ठीक है। तो इसको बनाया गया 2004 में फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। और प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, ये दोनों तरीके के बैंक जो होती हैं, हर महीने इनको रिपोर्ट करती हैं कि मेरा ये ट्रांजेक्शन हमारे यहाँ हुआ है, इनको इतना इतना पैसा गया है। ठीक है। नेक्स्ट, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन 2020। यहाँ पर 3 कोड को मिला के एक कोड बनाया गया है। वो 3 कोड कौन से हैं? ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ये 3 एक्ट्स को बना के एक एक्ट बनाया गया, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन 2020। इसमें वर्कर का डेफिनेशन दिया गया कि वर्कर किन्हें कहते हैं। सिंपल कहा गया, जिन्हें वर्क के लिए हायर किया जाए और कुछ रिवार्ड मिले, यानी कुछ वेजेस मिले। लेकिन वर्कर के डेफिनेशन से मैनेजरियल कैपेसिटी या मैनेजरियल टाइप के लोगों को अलग रखा गया, जिनकी सैलरी 18,000 से ज़्यादा है, वो वर्कर की लिस्ट में नहीं आएंगे। ठीक है। इसमें साथ में ये भी कहा गया कि वो कंपनी या वैसे इंडस्ट्री जहाँ पर 300 या उससे ज़्यादा वर्कर काम करते हैं, वहाँ पर क्या करना होगा कि उस कंपनी को वर्कर का क्लासिफिकेशन, वर्कर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन के वर्कर कितने महीने कितने घंटे काम करता है, किस तरीके से वर्कर को टर्मिनेट, उसकी एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट करके उसकी फायर किया गया, उसको निकाला गया, उसके प्रॉब्लम्स को किस तरीके से आप सोल्व करेंगे, ये सब कुछ व्यवस्था आपको करनी होगी अगर आपकी इंडस्ट्री में 300 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय मतलब वर्कर्स काम करते हैं। तो साथ ही साथ अगर आपकी इंडस्ट्री में 300 या 300 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं, तो अगर आपको कंपनी बंद करनी हो तो उससे पहले आपको गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा। इसमें डिस्प्यूट सेटलमेंट की भी बात की गई, उसके लिए ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। इसमें फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की भी बात की गई कि इतने टाइम तक इनको रखा जा सकता है। ठीक है। रेस किलिंग फंड भी इसमें बनाया गया कि अगर किसी एम्प्लॉय को फायर किया जाता है और दूसरा कहीं उसको जॉब लेना है तो दोबारा इसको स्किल प्रोवाइड किया जा सके, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए फंड बनाई गई। ठीक है। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि अगर आपको स्ट्राइक करना है, ठीक है, तो आपको नोटिस देना पड़ेगा। पहले ये प्रोविजन नहीं था। पहले प्रोविजन ये था कि केवल जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज होती हैं सिर्फ उन्हीं को पहले नोटिफाई करना पड़ता था, जैसे कि रेलवे हो गया, एयरलाइंस हो गया, बैंकिंग हो गई, म्यूनसिपैलिटीज हो गई। ये कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस थे जिनको अगर स्ट्राइक पर जाना है तो पहले बताना पड़ता था कि हम स्ट्राइक पर जाने वाले हैं, बाकी किसी को नहीं। लेकिन अब इस कोड के अंदर में ये सबके लिए मैंडेटरी कर दिया गया कि अगर किसी को भी स्ट्राइक पर जाना है तो नोटिस देना पड़ेगा। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, सीधी सी बात है। कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए ये डेटा को प्रोटेक्शन के लिए आरबीआई ने ये एक टेक्नोलॉजी विजन या फिर कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर तैयार किए गए हैं। और ये जो गाइडलाइंस होंगे वो 5 पिलर पर बेस्ड होंगे, जिसका नाम है गार्ड। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? गवर्नेंस, ओवरसाइट, यूटाइल टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, एप्रोप्रिएट रेगुलेशन एंड सुपरविजन, रोबस्ट कोलैबोरेशन, डेवलपिंग नेसेसरी आईटी एंड साइबर सिक्योरिटी स्किल टेस्ट।
इसके अंदर में बहुत ज़्यादा जानने की हमें ज़रूरत ही नहीं, बस ये इतना याद रखना है किसके लिए क्या है, किसने लाया। गार्ड ये याद रखना है, और इसका फुल फॉर्म सीधा आ सकता है कि रिसेंटली इन न्यूज़ और टर्म गार्ड इज रिलेटेड टू विच सेक्टर। तो ऑप्शंस हो सकते हैं आपको, बैंकिंग सेक्टर हो सकता है, टेलीकॉम सेक्टर होता है, टेक्सटाइल सेक्टर या एंड सो ऑन। डेटा इंपावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर, इसको इम्प्लीमेंट करने का काम आरबीआई से भी, इरडा, पीएफ, आरडीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करेगी। ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। वाई? टू प्रमोट ग्रेटर यूजर कंट्रोल और डेटा शेयरिंग। यूजर कंट्रोल, हमारा आपका कंट्रोल, कि हम किसी डेटा को शेयर करना चाहते हैं या नहीं, हमारा परमिशन वहाँ पे जरूरी है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेशनल स्ट्रेटेजी ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन 20 to 25, यानी कि 5 साल के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन। ठीक, आरबीआई ने इसको लॉन्च किया है। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब कि हमें बैंक अकाउंट से रिलेटेड मामले हो गए, पेंशन स्कीम्स हमें लेना है, हमें इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, किस तरीके से हमें फाइनेंस का मैनेजमेंट करना चाहिए, ये करना है। तो इस चीज़ को करने के लिए ये 2020 और 2025 तक के लिए 5 साल के लिए नेशनल स्ट्रेटेजी आरबीआई ने लॉन्च की। इससे पहले भी 2013 में लॉन्च किया गया था, और ये दूसरा वर्जन आप कह सकते हैं। ठीक है, और इसको तैयार करने का काम किया है नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन ने, इन कोलैबोरेशन विद फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स। नेक्स्ट, नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, अगेन जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। इसमें क्या किया गया कि जो लैंड होंगे, यानी कि जम्मू कश्मीर के सिटीजन की जो लैंड है, अगर लैंड किसी को ट्रांसफर किया जाता है, सेल किया जाता है या परचेज किया जाता है, तो इसका जो रजिस्ट्रेशन होगा सारा का सारा ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की यहाँ पर व्यवस्था कर दी गई है। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो स्टैम्प पेपर्स भी आते हैं, उनको उनके लिए भी ई स्टैम्प्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प्स, अब यानी कि ऑफिस में अब विजिट करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये करने वाला देश का 10वां राज्य और यूनियन टेरिटरीज बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अब देखिए इसका नाम है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, यानी कि यहाँ का जो पैसा होगा एग्रीकल्चर की इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलप करने के लिए लाया जाएगा। ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत लाया गया। ये लॉन्ग टर्म के डेट प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, साथ ही साथ मीडियम टर्म के भी। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 10 साल के लिए, 2020 से लेकर 2029 तक 10 साल के लिए इम्प्लीमेंट होगा। यहाँ पर टोटल 1 लाख करोड़ के कॉर्पस होगा इस फंड का, जो एक इंस्टीट्यूशन या एक एंटिटी को मैक्सिमम 2 करोड़ का ये लोन देगा। और यहाँ पर इंटरनेट इंटरेस्ट सबमिशन की भी बात की गई है, कितना छूट एक तरीके से है ये 3%। ठीक है, बाई मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हो गए? एक इंडिविजुअल फार्मर हो गया, पैक्स हो गए, या फिर एफपीओस, या फिर एग्रीकल्चर इंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स, इनको ये लोन दिया जाएगा। और एक को मैक्सिमम कितना? 2 करोड़। इंटरेस्ट सबमिशन 3%। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। पहला क्या, आत्मनिर्भर भारत का पार्ट है, और मीडियम और लॉन्ग टर्म दोनों लोन देगा, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है ये। 10 साल के लिए इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इंटरेस्ट सबमिशन भी मिलेगा 3 साल का। कॉर्पस 1 लाख करोड़ का है, मैक्सिमम 2 करोड़ देगा। कौन इंप्लीमेंट करेगा और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट, यूजर डिपो मॉड्यूल, रेलवे के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और ये रेलवे के सारे जोन में इसको स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, यानी कि पैन इंडिया इसका कवरेज होगा। अब इसमें क्या किया गया है, यूँ समझिए कि पूरा का पूरा सप्लाई चेन, अगर आप कोई सामान भेजते हैं रेलवे के थ्रू, तो लोडिंग से लेके, यानी कि आपके सामान के लोड होने से लेके आपके डेस्टिनेशन पर पहुंचने तक, यानी कि अनलोडिंग तक, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो होगा, इसको क्या कर दिया गया, डिजिटाइज कर दिया गया, ऑनलाइन कर दिया गया। जैसे आपके यहाँ कुरियर आता है या किसी को कुरियर भेजते हैं, तो आप उसको ऑनलाइन ट्रेस कर सकते हैं कि, या फिर जैसे आप खरीदते हैं कोई ऑनलाइन चीज़, जैसे अमेजन से खरीदते हैं, तो यू कैन ट्रेस कि हाँ जहाँ से उसको निकलना था वहाँ से डिस्पैच हो गया, फिर डिलीवरी पॉइंट पर पहुँचा, या फिर डिलीवरी पॉइंट से निकल गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ट्रेस भी कर सकते हैं। तो इस पूरे पूरे सप्लाई चेन को क्या कर दिया गया है कि डिजिटाइज कर दिया गया पूरे जोन्स के लिए। नेक्स्ट, डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद है कि बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया को नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के साथ इंटीग्रेट किया जाए, यानी कि बाकी के जो रेस्ट इंडिया है उनको नॉर्थ ईस्ट के कल्चर के बारे में, वहाँ के टेक्सटाइल, क्राफ्ट्स या इथनिक प्रोडक्ट्स, या कि टूरिज्म प्रमोशन, वहाँ के ट्रेडिशनल कस्टम्स के बारे में जानकारी मिले। इसकी वजह से डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 यहाँ पर लॉन्च किया जाता है। ठीक है, तो ये जनरल टर्म्स हो गया, याद रखना है कि किसने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट, अपेटा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके बारे में हमने 4th पार्ट में भी बात की थी। ये काम क्या करता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और प्रोसेस फूड, लाइक मैंने बताया था एग्जांपल, जैसे कि सॉस और बिस्किट्स वगैरह हो गए, चिप्स वगैरह हो गए, ये आपके प्रोसेस फूड में आएंगे, इनके एक्सपोर्ट के लिए काम करता है। अब चूंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स रिलेटेड, इसका मतलब नहीं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये आता है किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में है, जिसको 1985 के एक एक्ट के द्वारा बनाया गया है। तो इस वजह से ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी हो जाती है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट,
ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020, इसके तहत में डिफेंस रिलेटेड डेफिनेटली डिफेंस मिनिस्टर द्वारा ही होगा। यहाँ पर एक निगेटिव लिस्ट बनाया जाएगा विपन्स या प्लेटफॉर्म का। अब निगेटिव लिस्ट का मतलब क्या है? निगेटिव लिस्ट का मतलब ये है कि उनमें वो विपन्स होंगे या फिर प्लेटफॉर्म्स होंगे जिनका इंपोर्ट हमें कम करना है। इंपोर्ट कम करने का मतलब अब उनका प्रोडक्शन अपने यहाँ हमें ज़्यादा करना है, ठीक है। तो वैसी एक लिस्ट बनाई गई है जिनके इंपोर्ट को हमें धीरे धीरे रिड्यूस करना है, तो उसको नेगेटिव लिस्ट का नाम दिया गया, ठीक है। नेगेटिव लिस्ट का ये मतलब नहीं है कि अब उसका हम यूज नहीं करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कृतज्ञ कृषि तकनीक, इसका फुल फॉर्म कृषि तकनीक ज्ञान। तो कृषि में तकनीक यानी कि एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी यानी कि फार्मसनाइजेशन एंड स्पेशल इम्फेसिस ऑन वीमेन फ्रेंडली इक्विपमेंट। अब ऐसा नहीं है कि केवल वीमेन फ्रेंडली होना चाहिए, स्पेशल इम्फेसिस है लेकिन ये मेन के लिए भी है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो नाम में ही छिपा है, फुल फॉर्म जानते हैं कृषि तकनीक ज्ञान, तो इसका काम आपको पता चल जाएगा। किसने लॉन्च किया? ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने यहाँ पर लॉन्च किया है अंडर नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट, जिसको हम पिछले वाले 4th पार्ट में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, समिट @75, ठीक है। तो ये CCI के द्वारा, CII के द्वारा, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा मेनली इसका एक ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस यही कि मिल बैठ के ये बातें करते हैं कि 75 साल के इंडिपेंडेंट के बाद होने के बाद इंडिया कैसा होना चाहिए था, ठीक है। तो इमेजनरी चीज़ें हम कुछ चाय पानी वाली बातें हैं और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे? कोई भी शामिल हो सकता है, आप में जाके शामिल हो सकते हैं, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, कम्युनिटी ग्रुप, इंडिविजुअल जाके शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो यही बस टाइम पास वाली चीज़ है। नेक्स्ट, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी कि फार्मास्यूटिकल के प्राइस को कंट्रोल करने का ये काम करेगा। अब फार्मास्यूटिकल्स में क्या आते हैं? इसमें मेडिसिन तो आएंगी ही, साथ साथ जो मेडिकल डिवाइसेस होते हैं वो भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिसिन आएंगी, ठीक है। तो इन दोनों के प्राइस को कंट्रोल करने का काम। अब ये जो होते हैं शेड्यूल्ड भी हो सकते हैं, शेड्यूल्ड मेडिसिन या डिवाइस भी हो सकते हैं। शेड्यूल्ड मेडिसिन डिवाइस होने का मतलब क्या है? वैसे मेडिसिन या डिवाइस जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर्स के अंडर में उनके लिस्ट में लिखी हुई है उनको शेड्यूल्ड ड्रग्स कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा? उन शेड्यूल्ड ड्रग्स और जो नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स हैं उन दोनों के प्राइस को रेगुलेट करने का काम करेगा, ताकि प्राइस ज़्यादा ना पड़े और बाकी जो नॉर्मल पीपल हैं वो भी उनको एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये भी याद रखना है कि ये किसके अंडर में आता है? डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में नहीं आता। ऐसा नहीं सोचना है कि मेडिसिन से रिलेटेड है तो हेल्थ के अंडर में आएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। सेंटर फॉर बायोफार्मा एनालिसिस बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फंडेड बाय DBT, इसी के द्वारा जिसने लॉन्च किया है अंडर नेशनल बायोफार्मा मिशन, लॉन्च इन 2017। नॉर्मल सी बात से बायोफार्मा एनालिसिस यानी कि बायोफार्मा के डेवलपमेंट के लिए स्टार्टअप्स जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट या इस इंडस्ट्री को हैंड होल्डिंग सपोर्ट कीजिए, ताकि बायोफार्मा को या बायो प्रोडक्ट्स को, फार्मा प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दिया जा सके। शिक्षक पर्व, शिक्षक यानी कि टीचर्स, तो टीचर का एक पर्व मनाया गया, ये भी कुछ नहीं है, ये बस बातें हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है इस टाइम के बीच में। दिस टाइम इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। किस लिए नामी है? टीचर्स के लिए, टू टेक न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब 2020 जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको भी आगे बढ़ाना है, तो टीचर्स का काफ़ी उसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर एक शिक्षक पर्व मना दिया गया। तो मैंने कहा कि ये बस बातें करने वाली चीज़ें हैं। खैर, इंडियन एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंटेरियंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, ये एक NGO है जो कि 1978 में बना था। अब इसका काम क्या है? पॉपुलेशन डेवलपमेंट, यानी कि पॉपुलेशन के बेसिस, पॉपुलेशन पर काम करना। पॉपुलेशन काम करने का मतलब क्या है? पॉपुलेशन कम होना चाहिए, पॉपुलेशन कम होगा तभी आपका ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। वाई? हमारे यहाँ रिसोर्स, किसी के यहाँ भी रिसोर्सेज एक लिमिटेड भी ही होते हैं। जब आपका पॉपुलेशन कम होगा तो कम लोगों को ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे, तभी सही से डेवलपमेंट भी हो सकता है। तो कुछ इसी तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। बस याद ये रखिएगा कि एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये नहीं कि इसमें पार्लियामेंट MP वगैरह शामिल होते हैं तो ये गवर्नमेंट एसोसिएशन हो जाएगा। नेक्स्ट, एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ऑफ स्टेट। अब देखिए नाम देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ऑफ स्टेट्स। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के जो एजेंसीज हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती हैं उनका ये एसोसिएशन है। तो ये क्यों किया गया? ये किया गया कि इन डिफरेंट एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, इंटरेक्शंस और बेस्ट जो प्रैक्टिसेस होती हैं उनको शेयर कर पाए, ठीक है, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी को हम और प्रमोट कर पाए। बाई मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। मिनिस्टर जो होंगे इनके रिन्यूएबल एनर्जी के इसके चेयरपर्सन होंगे, और एक ऑफिशियल प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो ये सेक्रेटरी होंगे इस मिनिस्ट्री के। नेक्स्ट,
नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अभी थोड़ा सा पहले ही हमने कुछ स्लाइड पहले ही देखा था, जो आयुष्मान भारत और जो नेशनल हेल्थ डिजिटल मिशन है उसको इम्प्लीमेंट करने का ये काम करता है। तो आपको ये याद रखना है। इसका गवर्निंग काउंसिल यानी कि इस अथॉरिटी का चेयरपर्सन जो होगा यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ये होते हैं। नेक्स्ट, राइस समिट, फुल फॉर्म याद रखिए, काम हो गया। रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल इंपावरमेंट, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल इंपावरमेंट के लिए यूज करना है। सीधा सा बात खत्म। किसने लॉन्च किया? माइटी और नीति आयोग ने। काम हो गया। आयु रक्षा, आयु रक्षा यानी कि एज की रक्षा, यानी एज को बढ़ाना। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड दिल्ली पुलिस ने मिलके यहाँ पर दिल्ली पुलिस के लिए ये लॉन्च किया है। यहाँ पर क्या होगा, दिल्ली पुलिस के करीब 80,000 पर्सनल्स को आयुर्वेदा मेडिसिन दिए जाएंगे कोविड के समय पे। तो आयु रक्षा, बस ये दो चीजें हैं जो आपको याद रखना है। प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट, ठीक है, ये भी अभी हमने जैसे पहले पढ़ा फार्मास्यूटिकल प्राइस अथॉरिटी वाला, कुछ उसी तरीके का है। तो ये भी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के अंडर में कर्नाटका में इसको सेटअप किया जाता है। ठीक है, तो ये एक सोसाइटी के तौर पे है जो कि पर्टिकुलर स्टेट की जो ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी होती है उसके अंडर में ये काम करेगा। इसका भी काम वैसा ही है जैसा नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी का था। तो ये भी क्या करेंगे कि अपने रिस्पेक्टिव स्टेट में ड्रग्स के जो प्राइसेस होंगे या ड्रग्स या जो डिवाइसेस होंगे, मेडिकल डिवाइसेस, उनके प्राइसेस को कंट्रोल करने का काम करेंगे ताकि प्राइसेस ज़्यादा ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसकी रीच पहुंच पाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर में आती है। इसके साथ साथ ये मेडिसिन के सैंपल्स को इकट्ठा करना, उनको एनालिसिस करना, प्राइस को एनालिसिस करना, ओवर प्राइसिंग हो ना हो रहा हो, ये सारी चीज़ें सेम चीज़ ये भी फंक्शन करता है। नेक्स्ट, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये पुराना न्यूज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने इसका एक डैशबोर्ड क्रिएट किया है। अब डैशबोर्ड किस चीज़ के लिए है? डैशबोर्ड में क्या होगा कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा हो, इस प्रोजेक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हो वो यहाँ पर डैशबोर्ड पर मिल जाएगी। कैसा प्रोजेक्ट है, कितना इन्वेस्टमेंट आया, ठीक है, रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं, मॉडल क्या है, कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस डैशबोर्ड पर मिल जाएंगी। इस डैशबोर्ड को होस्ट करने का काम नेशनल इन्वेस्टमेंट ग्रिड करता है। अब नेशनल इन्वेस्टमेंट ग्रिड क्या है? ये कुछ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने मिल के इसको बनाया है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड ट्रेड, इंटरनल ट्रेड जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है, एंड इन्वेस्ट इंडिया एंड नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन फैसिलिटेशन एजेंसी, तीन एजेंसीज ने मिलकर इसको बनाया हुआ है नेशनल इन्वेस्टमेंट ग्रिड। ये एक बॉडी है। मैंडरिन, मैंडरिन ये एक चाइना का लैंग्वेज है जो चाइना, मेन चाइना और ताइवान में ये बोला जाता है। ठीक है, न्यूज़ में इसलिए रहा, पहले मैंडरिन जो था हमारे यहाँ स्कूल और कॉलेजेस में एक फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाया जाता था। जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसमें यह कहा गया कि अब मैंडरिन को नहीं पढ़ाया जाएगा, यानी कि अपने लिस्ट से मैंडरिन को ड्रॉप कर दिया गया। इसलिए अब हमारे स्कूल कॉलेज में फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर मैंडरिन लैंग्वेज को नहीं पढ़ाया जाएगा। लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी। नाम क्या है? हायर एजुकेशन फंडिंग। तो हायर एजुकेशन को फंडिंग करने का काम करेगा ये एक जॉइंट वेंचर किसके द्वारा? एचआरडी मिनिस्ट्री, जो कि अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुका है, और केनरा बैंक के द्वारा। शेयर होल्डिंग इसकी किसकी होगी? एचआरडी मिनिस्ट्री के 90% से ज़्यादा और 9% के आसपास यहाँ पर केनरा बैंक की होंगी। ये क्या करेंगी? हायर एजुकेशन को फंडिंग करेंगी। किस लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, लाइक R&D, ताकि ये इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटी जो है ग्लोबल लेवल पर कम्पीट कर पाए और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ये प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, तो ये रिलेटेड थे हमारे पार्ट 5 के करंट अफेयर, जिसमें हमने कब तक करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिए? जनवरी 2021 तक के पॉलिटी रिलेटेड करंट अफेयर्स हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, चलिए इसके बाद मिलेंगे हम इकोनॉमी में और उसको भी जल्दी खत्म करते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।